तुझको या तेरे नदेश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। जिस प्रकार आयुर्वेद का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि संसार में कोई भी वनस्पति निरर्थक नहीं होती, उसमें कोई न कोई औषधीय गुण अवश्य होता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक जगत भी ऐसा मानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग अवश्य होता है। गंदी से गंदी वस्तु भी ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। अपने कथन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकें विकसित की है जिनसे नगरों के सभी प्रकार के कचरे से विद्युत उत्पादन किया जाने लगा है। जिस गंदगी के ढेर से सबको घृणा होती है, वही गंदगी अब विद्युत में रूपांतरित होकर आर्थिक स्रोत का भी साधन बन गई है। प्रत्येक नगर पालिका का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह अपने नगर में स्थान स्थान पर ऐसे 3 पात्र रखे, जिसमें एक में केवल सब्जी आदि के गीले छिलके आदि हों, तो दूसरे में प्लास्टिक, शीशा और एल्युमिनियम जैसे वे पदार्थ डाले जाएं जिनकी रिसाइकलिंग करके उनका पुनः उपयोग किया जा सके। तीसरे पात्र में शेष ऐसा कचरा डाला जाए जिससे भस्मीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सके। पहले पात्र के गीले पदार्थों से बायोगैस बनाई जा सकती है। अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखने हेतु इस प्रक्रिया में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। जर्मनी के म्यूनिख नगर में विद्युत की खपत का 10% से अधिक भाग मात्र कूड़े कचरे को जलाकर ही प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार भारत में भी दिल्ली के ओखला में प्रतिदिन लगभग 1300 टन कचरे से 16 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यदि देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ जाए तो मात्र कचरे से ही 3600 टन मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। सूखे कचरे को या तो भस्मीकरण प्रक्रिया से 1000 सेल्सियस पर जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, या लैंडफिल गैस रिकवरी विधि से उसे धीरे धीरे सड़ाकर मीथेन गैस के रूप में परिवर्तित कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पायरोलिसिस तथा गैसीकरण प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को ईंधन तेल में परिवर्तित कर दिया जाता है। हानिकारक रेडियो सक्रियता वाले कचरे को प्लाज्मा आर्क की तकनीक द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को मेथेनॉल और पेट्रोल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम कार्बोनेट तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मूल सल्फर अथवा जिप्सम में बदला जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने घर का कूड़ा कचरा न तो सड़क पर फेंकें और न किसी तालाब, झील या नदी में फेंकें। उन्हें अपने खेत में या घर के पास एक गड्ढा खोदना चाहिए जिसमें गोबर के साथ कचरे को डालते रहना चाहिए। इस प्रकार उन्हें कंपोस्ट खाद भी सरलता से उपलब्ध हो जाएगी तथा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। प्रकृति ने उपहार के रूप में हमें कुछ ऐसे पौधे दिए हैं जिनका उपयोग करके धरती से विषाक्त धातुओं को निकाला जा सकता है। फर्न आर्सेनिक को अवशोषित करता है। ब्राह्मी में स्मरण शक्ति बढ़ाने के साथ यह विशेष गुण भी है कि वह धरती से शीशा, पारा, कैडमियम एवं क्रोमियम को दूर कर देती है। सरसों भी
कैडमियम, शीशा, सेलेनियम, जस्ता तथा तांबे को दूर करता है। इसी प्रकार पॉपुलर वृक्ष कार्सिनोजेनिक कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक प्रदूषकों को 95% तक दूर कर देता है। सूर्यमुखी में शीशा एवं जिंक जैसी भारी धातुओं को हटाने की क्षमता है। तालाबों में उगने वाली जलकुंभी को मात्र खरपतवार के ही रूप में जाना जाता था, किंतु इसका लाभदायक पक्ष यह है कि यह जल में विद्यमान विषैले कैडमियम तथा पारे को अवशोषित कर उसे शुद्ध करती है। यदि इसे सुनियोजित ढंग से एकत्रित किया जाए तो यह प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन 33 किलोग्राम पोटेशियम, 22 किलोग्राम कैल्शियम तथा 3 किलोग्राम मैग्नीशियम के रूप में अच्छा उर्वरक दे सकती है। प्रकृति का यह शाश्वत सिद्धांत है कि उसके प्रत्येक पदार्थ में कम या अधिक मात्रा में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। प्लास्टिक भी इससे अछूता नहीं है। यह हल्का तथा जंग रोधक होने से हवाई जहाज, कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों में इसके प्रयोग से धन और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। कागज के थैलों तथा जूट के बोरों की अपेक्षा प्लास्टिक के थैलों तथा बोरों से जो बहुत अधिक आर्थिक बचत होती है, उससे इसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता गया कि आज संपूर्ण विश्व में लगभग 1 अरब 50 करोड़ टन प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। संसार में प्रत्येक मिनट में पानी पीने की 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 50 खरब डिस्पोजल प्लास्टिक बैग का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रति वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। देश में प्रतिदिन होने वाले 9,205 टन कचरे में से 6,137 टन प्लास्टिक का कचरा हमारी धरती, नदियों, नालों तथा पर्वतों पर ही पड़ा रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। मात्र दिल्ली महानगर में प्रतिदिन 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है। वर्तमान समय में विश्व के सभी महासागरों में लगभग 50 लाख वर्ग मील की सतह पर प्लास्टिक का कचरा तैर रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर इस समय 1500 लाख टन प्लास्टिक एकत्रित हो चुका है, जिससे पर्यावरण की भयंकर क्षति हो रही है। वर्ष 2004 तक पूरे विश्व में 3,150 लाख कंप्यूटरों के निरर्थक हो जाने से 20 लाख टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न हो गया था। अपने आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने प्रयोग करो और फेंक दो की नीति का अनुसरण किया तथा पानी की बोतलों एवं छोटे बैगों आदि का इस प्रकार निर्माण किया कि इसका प्रयोग मात्र एक बार ही हो सके। प्लास्टिक की घड़ियां, रेजर, पेन तथा अन्य सामान भी ऐसे बनाए गए जो मात्र थोड़े समय के लिए ही होते हैं। इस विवेकहीन नीति ने सारे संसार में पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया है। दूध, पानी, शीतल पेय तथा अन्य खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक की बोतलों तथा डिब्बों में रखा जाता है। कुछ समय के पश्चात प्लास्टिक से बिस्फेनोल रिसने लगता है तथा खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जो कैंसर तथा हृदय रोग को जन्म देता है। धरती पर जो कचरे के रूप में प्लास्टिक पड़ा रहता है, उसके विषैले रसायन बरसाती पानी के साथ मिलकर भूगर्भ स्थित जल को भी प्रदूषित करते हैं। कचरे में भोजन की खोज करने वाली गायें भोज्य पदार्थों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी खा जाती है, जो उनके आकस्मिक मृत्यु का कारण बनती है। प्लास्टिक की थैलियों आदि का कचरा नगरों की सीवेज प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। इसी प्रकार वह नालों में भी जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है,
जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्लास्टिक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया अथवा जीवाणु के द्वारा न तो विघटित होता है और न ही नष्ट होता है, अपितु यह सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहकर पर्यावरण को प्रदूषित करने में सक्षम है। इसे जलाने पर हाइड्रोजन साइनाइड तथा डाइऑक्सिन नामक अत्यंत विषैली गैसें निकलती है, जो मनुष्य एवं पशु पक्षियों के शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश कर कैंसर जैसे भयानक रोगों का कारण बनती है। प्लास्टिक का कचरा नदियों के माध्यम से समुद्र में जा पहुंचता है और वहां कछुओं, व्हेल, सील आदि मछलियों तथा समुद्री पक्षियों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख समुद्री स्तनधारी तथा 10 लाख समुद्री पक्षी प्लास्टिक खाने के कारण मृत्यु का शिकार बनते हैं। मात्र धन को ही सुख शांति का परम स्रोत मानने वाले लोग इस मिथ्या तर्क का आधार लेकर प्लास्टिक को अनिवार्य रूप से उपयोगी बताते हैं कि यह सस्ता, टिकाऊ, ऊर्जा की बचत करने वाला और जंगरोधी है। क्या अपनी इस धारणा को सत्य मानकर वे दीवा स्वप्न का शिकार नहीं हो रहे हैं? जंगरोधी और टिकाऊ तो अन्य वस्तुएं भी होती है, किंतु क्या सस्ता होने से ही उसे संसार पर बलपूर्वक थोपना उचित है? वह भी उस अवस्था में जब सबको पता है कि यह पर्यावरण का शत्रु है तथा कैंसर, हृदय और अनेक घातक रोगों का कारण है। क्या इस विचारधारा के लोगों के लिए धन ही सर्वोपरि है? क्या उन्हें अपनी आंखों से यह दिखाई नहीं पड़ता कि किस प्रकार लाखों समुद्री जीवों तथा गायों की कष्ट साध्य मृत्यु का कारण यह प्लास्टिक है? क्या उन मूक प्राणियों तथा कैंसर से तड़प तड़प कर मरने वाले लोगों की करुण पुकार उन्हें सुनाई नहीं देती? क्या उनके हृदय में इतनी भी संवेदना नहीं बची है कि मरने वालों की पीड़ा देखकर प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों को वो दूसरों को बता सकें? क्या उन्हें उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय भी याद नहीं रहता कि हम प्लास्टिक बम पर बैठे हुए हैं? जब प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और फर्नीचर आदि नहीं थे तो क्या कोई उस समय पानी नहीं पीता था, सामान नहीं ले जाता था, अपने कार्यालय का काम नहीं करता था? मात्र अमेरिका में ही जब प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ तथा वर्ष में 22 अरब प्लास्टिक की बोतलें कचरे में फेंक दी जाती हैं, तो यह सहज ही सोचा जा सकता है कि लगभग 7 अरब की जनसंख्या वाला यह संसार प्रतिवर्ष कितनी बोतलों का कचरा फेंककर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। क्या हम अपनी यात्रा में प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर तांबे, कांसे, स्टील, शीशे तथा मिट्टी की बोतलों का प्रयोग नहीं कर सकते? भोजन के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को निगलने वाली गायों, मछलियों तथा कछुओं की सांस अटक जाने के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु को देखकर हमारा हृदय पसीजता क्यों नहीं है? क्या वह पत्थर का बना हुआ है? क्या सर्वभूतानां हिते रतः की भावना से भावित होकर हम प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज, जूट, फैलिको बैग तथा स्टार्च बैग का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या प्राणी मात्र को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए हमारे हृदय में थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है? जो प्राणी मर जाता है वह पुनः जीवित नहीं हो सकता। इस कटु सत्य को जानते हुए भी हम प्लास्टिक की थैलियों एवं बोतलों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या प्राणियों के जीवन से भी बहुमूल्य हमारे लिए धन ही है? प्लास्टिक की बोतल स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होती ही है। उसमें निहित जल को अधिक समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो रसायन मिलाए जाते हैं, प्रायः कभी कभी उनकी मात्रा सीमा से अधिक भी हो जाती है। इस स्थिति में प्लास्टिक की बोतलों वाले जल का निरंतर प्रयोग स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है। रेस्टोरेंट, विवाह तथा धार्मिक कार्यक्रमों में मेलामाइन, प्लास्टिक तथा पतले थर्मोकोल की थालियों, कप एवं गिलास आदि का प्रयोग होता है। इनमें गर्म पदार्थों को डालकर सेवन करने से
विषैले रसायन भोजन में मिल जाते हैं और कैंसर जैसे दुखदायी रोग का कारण बन जाते हैं। प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग। मात्र थर्मोप्लास्टिक का ही पुनः चक्रण हो सकता है, अर्थात उसे पुनः गलाकर प्लास्टिक की कोई वस्तु बनाई जा सकती है। पृथ्वी को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक कचरे का लगभग 20% भाग थर्मोप्लास्टिक का होता है। जापान की तोशिबा कंपनी ने थर्मोप्लास्टिक के कचरे से ईंधन तेल बनाने की तकनीक विकसित की है। यह तकनीक प्लास्टिक के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन कर सकती है। विश्व के सभी नागरिकों का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वे प्लास्टिक की बोतलों तथा थैलियों का पूर्णतया त्याग कर दें और प्लास्टिक के अन्य सामानों का भी कम से कम प्रयोग करें। इसी में सबका कल्याण निहित है। एल्यूमिनियम एक विषैली धातु है। बहुत सस्ता होने के कारण भोजन बनाने एवं खाने के बर्तनों में इसका प्रयोग बहुतायत से होता है, किंतु जन सामान्य इससे होने वाली हानियों के संबंध में अनभिज्ञ है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाने से अल्जाइमर, पार्किंसंस तथा डिमेंशिया जैसे मस्तिष्क संबंधी घातक रोग होते हैं, जिनकी चिकित्सा बहुत कठिन मानी जाती है। नॉन स्टिक बर्तन भी स्वास्थ्य की दृष्टि से रोगकारक हैं। आज आवश्यकता है कि समाज पूर्व की तरह कांसे, तांबे, पीतल, मिट्टी के बर्तनों की ओर लौटे। भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन सर्वश्रेष्ठ है। वर्तमान समय में फसलों की अधिक पैदावार लेने तथा कीटों से उनकी सुरक्षा के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। सभी सोडियम क्लोराइड, डीडीटी, एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, एंड्रिन आदि सभी कीटनाशक बहुत अधिक विषैले होते हैं और इनके निरंतर उपयोग से कीट अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में विषैले कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। ये कीटनाशक मिट्टी, जल तथा वायु को विषैला तो बनाते ही हैं, भोजन के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसे मृत्यु को निमंत्रित करने वाली घातक बीमारियों से भी हमारा सामना कराते हैं। मानव जाति को कैंसर एवं किडनी के रोगों से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक, कंपोस्ट तथा हरी खादों का प्रयोग किया जाए एवं कीटनाशकों के स्थान पर गौमूत्र और नीम आदि कीटनाशक वनस्पतियों के संयोग से बनने वाली ऐसी औषधियों की खोज की जाए जो कीटों से फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बाजार में बिकने वाले पीले पीले आमों, केलों और पपीता आदि फलों को देखकर मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, किंतु बहुत कम ही लोगों को यह ज्ञात होता है कि ये फल कैल्शियम कार्बाइड तथा एल्ड्रिन जैसे उन विषैले रसायनों द्वारा पकाए गए हैं, जो मनुष्य को कैंसर जैसे घातक रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। केले आदि फलों को बर्फ, इलायची तथा वानस्पतिक स्टार्च एवं सक्रिय कार्बन आदि के द्वारा पकाया जा सकता है, किंतु पैसे की बचत और शीघ्र पकाने के प्रयास में फलों के व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड और एल्ड्रिन जैसे घातक विषैले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने वाले निश्चय ही मानवता के शत्रु हैं, जो अधिक धन के लोभ में, फल की ओट में हमें विष खाने के लिए विवश करते हैं। वे खाद्य अधिकारी भी इन्हीं के समान दोषी हैं, जो घूस लेकर फलों एवं सब्जियों में विष घोलने वाले व्यापारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं करते। कैल्शियम कार्बाइड एक हानिकारक रसायन है जो वेल्डिंग के लिए इथेनॉल गैस बनाने में प्रयुक्त होता है। यद्यपि इससे फल तो जल्दी पक जाते हैं,
किंतु कैल्शियम कार्बाइड का कुछ अंश फलों में भी चला जाता है, जो धोने पर भी नहीं जाता है। ऐसे फलों का सेवन करने पर हृदय रोग, पेट और छाती में जलन, गले में छाले, खूनी दस्त, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों तथा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। आज आवश्यकता है सामूहिक जन जागरण की, जिससे फल, सब्जियों एवं दूध में होने वाले विषैले पदार्थों की मिलावट को रोका जा सके और निर्दोष मासूम लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार होने से बचाया जा सके। जब तक स्वार्थपरता की आंधी चलती रहेगी, तब तक इस समस्या का समाधान होने की संभावना नहीं है। विद्युत तारों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने आसपास के क्षेत्र में एक ऐसा अदृश्य आवरण बना लेता है जो सभी प्राणियों के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसे इलेक्ट्रोस्मॉग कहते हैं। उच्च वोल्टेज वाले विद्युत तारों के आसपास रहने वालों को कैंसर हो सकता है। विद्युत तारों से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण बहुत ही खतरनाक है और अनेक रोगों को जन्म देता है। संसार के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का यही निष्कर्ष है कि सेल्युलर फोन का अधिक प्रयोग मानव मस्तिष्क को बहुत अधिक क्षति पहुंचा सकता है। सेल्युलर फोन से उत्सर्जित होने वाला विद्युत चुंबकीय स्पंदन मानव मस्तिष्क के सबसे अधिक संवेदनशील भाग मेडुला आंवलागोटा को दुष्प्रभावित करता है। सेल्युलर फोन से निकलने वाला चुंबकीय विकिरण पेसमेकर का प्रयोग करने वाले हृदय रोगी के लिए भी प्राण घातक हो सकता है। ऐसे रोगी को उस स्थान से भी दूर रहना चाहिए जहां वॉकी टॉकी से बात हो रही हो। सेल्युलर फोन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हैंडसेट एवं ईयरफोन का प्रयोग करना चाहिए। कंप्यूटर के मॉनिटर से अल्फा तथा बीटा किरणें निकलती हैं, जो कंप्यूटर पर निरंतर काम करने वाले व्यक्ति की आंखों की कॉर्निया को क्षतिग्रस्त कर सकती है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। टेलीफोन, मोबाइल टावरों एवं विद्युत पावर स्टेशनों को भी बस्ती से कुछ दूर ही बनाना उचित होता है। माइक्रोवेव ओवन के माध्यम से भोजन बनाना स्वास्थ्य के लिए घातक होता है, क्योंकि आँखों, त्वचा और मांसपेशियों के ऊतकों को माइक्रोवेव से अधिक हानि होती है। अधिक मात्रा में माइक्रोवेव से प्रभावित होने पर कैंसर, हृदय रोग एवं रक्त संबंधी व्याधियां हो सकती हैं। बिना अनिवार्य आवश्यकता के एक्सरे तथा सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे तरंगों का दुष्प्रभाव कैंसर का कारण बन सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि पावर लाइनों के पास बनने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारी कोशिकाओं में आयनों के प्रवाह को बाधित करता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय रोग, कैंसर, स्मृतिहीनता जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। अमेरिका में पावर लाइनों के नीचे रहने वाले बच्चों में 15 से 20% तक कैंसर के रोगी पाए गए। ऐसी स्थिति में उच्च वोल्टेज तार जहां से भी गुजरते हो, वहां से लगभग 60 मीटर दूर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व में लगभग 300 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं। इनसे उत्सर्जित होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ भयानक प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहे हैं। रेडियोधर्मी कचरा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है। रेडियोधर्मी कचरे में रेडियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम होते हैं, जो बहुत ही विषैले होते हैं और कैंसर जैसे अनेक रोगों के कारण होते हैं। रेडियम 32,000, प्लूटोनियम 5 लाख तथा थोरियम कई लाख वर्षों तक वातावरण को दुष्प्रभावित कर सकते हैं। परमाणु विस्फोट ज्वालामुखी की तरह समस्त प्राणी वर्ग के लिए घातक है। 26 अप्रैल सन 1986 को सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में जो दुर्घटना हुई, उसका प्रभाव सोवियत संघ के अतिरिक्त पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों पर भी पड़ा।
इन देशों के लगभग 5,76,000 लोग रेडियोधर्मी विकिरण के कारण थायराइड, कैंसर तथा ल्यूकीमिया जैसे रोगों के शिकार बने। आधुनिक भौतिकवादी युग में ध्वनि प्रदूषण का रूप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सड़कों पर हॉर्न बजाते हुए तीव्र गति से गतिमान वाहन, सुपरसोनिक विमान, रेलगाड़ियां, कल कारखाने, धार्मिक स्थानों में उच्च स्वर से बजने वाले लाउडस्पीकर तथा बैंड बाजे अनियंत्रित रूप से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति बहरा हो सकता है, उसका स्वभाव क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो सकता है, उसके हृदय की धड़कन, कोलेस्ट्रॉल एवं मानसिक तनाव में वृद्धि होती है, उसका पाचन तंत्र भी अनियंत्रित हो जाता है। ध्यान, भक्ति, स्वाध्याय एवं अनुसंधान में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कोलाहल से दूर होकर एकांत में ही रहने का इच्छुक होता है। किसी भी व्यक्ति को यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वह अनावश्यक रूप से तीव्र ध्वनि में लाउडस्पीकर या हॉर्न बजाए अथवा किसी अन्य साधन से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करे। हमें दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हुए वातावरण को अत्यधिक शांत बनाने का प्रयास करना चाहिए। वृक्षों की सघनता भी इस लक्ष्य में हमारा साथ दे सकती है, क्योंकि वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को रोकने में विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के प्रदूषणों के मूल में मनुष्य का मानसिक प्रदूषण ही उत्तरदायी है। जब मनुष्य का मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा आदि विकार रूपी कचरे से ग्रसित हो जाता है तो उसके क्रियाकलापों से वातावरण प्रदूषित होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति वृक्षों को काटता है, अपनी जीवा को तृप्त करने एवं सौंदर्य प्रसाधनों से अपने शरीर को सजाने के लिए मूक प्राणियों की हत्या करता है, अपने वर्चस्व को दर्शाने के लिए युद्ध का निमंत्रण देता है, अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं एवं भाषा को दूसरों पर बलपूर्वक थोपने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है, अपने कारखानों की गंदगी नदियों में बहाकर तथा अपने घर का कचरा सड़क पर फेंक कर संतुष्ट हो जाता है कि अब हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इसके मूल में उसका मानसिक प्रदूषण ही है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की उद्यात भावना का उद्घोष करती है। यह भावना संप्रदायों, प्रांतों, वर्गों और राष्ट्रों की सीमाओं को पार कर एकात्म मानववाद की वीणा के तारों को झंकृत करती है। वह संपूर्ण विश्व को जीवो और जीने दो के पुनीत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मात्र अपने बारे में ही सुख का चिंतन करने वाली उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की यह कैसी मानसिकता है कि जब एशिया और अफ्रीका के कई भागों में लोग भूख से मर रहे होते हैं, उस समय पाश्चात्य देशों में पशुओं को मात्र इसीलिए अन्न खिलाया जा रहा होता है, इनका मांस अधिक बढ़ जाए जिससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सके। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विचिकीर्षति ततो न विचिकीर्षति ततो न विचिकीर्षति। यदि संसार के लोग यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 6ठे मंत्र के इस कथन के अनुसार सभी प्राणियों में स्वयं को तथा स्वयं में सबको अर्थात अपनी चेतना के समान ही सबको मानने लगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों की वृद्धि के लिए पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह बोध होगा कि मेरे इस कार्य से संसार के अन्य प्राणियों का अहित होगा।
यह तभी संभव हो पाएगा जब सबके मन में मात्र कल्याणकारी संकल्प ही हो। वेद ने संपूर्ण मानव जाति को मैं मनः शिव संकल्प मस्तु अर्थात मेरा मन मात्र कल्याण करने वाला ही संकल्प करे कि स्वर्णिम पथ पर चलने का निर्देश दिया है। संपूर्ण विश्व के लिए वेद में सुंदर पर्यावरण की कितनी मनोहर कामना की गई है। शन्नो वातः पवतां शन्नः तापतो सूर्यः शन्नः कनिक्रतदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। हम सभी के लिए वायु शांति करने वाली होकर बहे, सूर्य भी हमारे लिए शांति करने वाला होकर तपे, हम सभी प्राणियों के लिए गरजने वाला दिव्य गुणों से युक्त बादल शांतिदायक होकर वर्षा करें। संपूर्ण सृष्टि एक ही परब्रह्म के आदेश से बनी है। ऐसी स्थिति में सबका यह उत्तरदायित्व है कि सभी लोग मत, भाषा, रूप, रंग और देश की सीमाओं से परे होकर वैश्विक कल्याण की भावना से पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अग्रसर हो। श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी सारे विश्व के कल्याण के लिए कितना ऊंचा संदेश देती है। प्रेम प्याला भर भर पियो, त्रैलोकी छाक छकाऊं, 14 भवन में करूं जाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पासे जाऊं, पासे जाऊं। स्वच्छ पर्यावरण एवं विश्व शांति के लिए हमें वेद के इन कथनों को अंगीकार करना ही होगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते, 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 संजनानामुपासते। सभी साथ साथ मिलकर चलें, परस्पर मिलकर प्रेम से वार्तालाप करें, सबके मन में एक समान विचार हो। पूर्व के विद्वान जिस प्रकार एक परब्रह्म की उपासना करते रहे हैं, उसी प्रकार सभी करें। समानी वाकुतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासते, यथा वः सुसहासते, यथा वः सुसहासते। सबके संकल्प समान हो, सबका हृदय